मैं आतमजीत सिंह साहब एक चीज और आपसे एक्स्ट्रा पूछना चाह रहा हूं, और ये मैं दर्शकों को बता दूं, जो विवेक जी ने कहा, मैं थोड़ा मेरे मन में लालच आ गया, मैं उसको खत्म नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा आउट ऑफ वे है। जो चीन की बात आपने यहां कही ना कि ये लोग जाते रहते थे आरएसएस के लोग, विवेक जी आज मैंने शाम का अभी रिकॉर्ड करके उसके बाद मैं इस पे बैठा हूं, रात में 8 बजे वो ओवरव्यू में आएगा। एक खुलासा मैं बता दूं आपको, 8 जनवरी 2010 में 22 मूलतः ज्यादा गुजरात के लोग स्मगलिंग के करते हुए हांगकांग से चाइना जा रहे थे और वो पकड़े जाते हैं, ज्यादातर गुजरात के। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास उस लिस्ट में ये नहीं है कि वाटर टाइट, मेरे हिसाब से 2200 है, लेकिन जस्ट टू गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, ज्यादातर गुजरात के लोग जाते हैं। मोदी जी 2000, अच्छा वो जेल में बंद हो जाते हैं। मोदी जी 2011 में चाइना जाते हैं एंड ऑन रिकॉर्ड हैं, मोदी जी ऑन रिकॉर्ड्स कहते हैं कि मैं वहां गया और उन्होंने वहां पे जेल में बंद जो 22 लोगों थे उनका मैंने चाइना के लोगों से कहा, चाइना की अथॉरिटीज से मिलकर कहा कि इनको आप इनका ट्रायल जल्दी करिए। वो स्मगलर्स की पैरवी के लिए जाते हैं, वो कोई स्पाई नहीं थे, वो कोई देश के लिए स्पाइनेज नहीं कर रहे थे, वो स्मगलर की पैरवी के लिए जाते हैं और उसके बाद वो धन्यवाद देते हैं जब वो ट्रायल पूरा होता है, और ऑन रिकॉर्ड है ये सब। जब मैं कह रहा हूं तो मैं उस जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 22 में से 11 लोगों का एक्विटल होता है, बरी होते हैं, 11 लोगों को सजा मिलती है, एक साल 11 महीने से लेकर 6 साल तक की। और यह भी है कि उसी स्मगलिंग में जो एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल पकड़ा जाता है, जिसके देश का कोई व्यक्ति आके उस नेता उसकी पैरवी नहीं करता, उसको 14 साल की होती है। और मैं बाकी तो ओवरव्यू में मैं इसलिए कहा कि वो मेरे मन में लालच था, हमारे यहां किस समय कहां किसकी कौन सी पैरवी हो रही है, ये जरा थोड़ा समझना बहुत ऑन द फेस ऑफ इट मुश्किल हो जाएगा। स्मगलर की पैरवी हमारे यहां से की गई है और उसके बाद हम लोग राष्ट्र प्रेम और किसका किसका वो करते हैं। एजे सिंह साहब, जो विवेक देश पांडे साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई इस तरह का जैसे इज नॉट स्मेलिंग द रैट जिसको बोलते हैं, इनको कोई इसमें कोई वो नहीं लग रहा है कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन मुझे अभी भी क्लैरिटी है कि जो तीनों लोग अलग किए गए हैं, ये तीनों लोग वो हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट बोलने वाली पार्टीज थी, क्योंकि अभी जो पार्टी रह गई हैं उसमें बीजेपी के अगेंस्ट एनपीपी तो बोलेगा नहीं, उसके साथ इन लोग साथ में सरकार चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी, बीएसपी कितना बोलेंगे कितना नहीं बोलेंगे ये हमको और आपको सोचने वाला होगा। आज बोल रहे हैं कल नहीं बोलेंगे, ये मुश्किल है। एक सीपीएम ले दे के, सीपीएम और कांग्रेस हैं जिसको आप कह सकते हैं कि ये दो बीजेपी के अगेंस्ट बोलेंगे, लेकिन 3 लोगों को आपने बिल्कुल कन्वीनियंटली ऐसे, और वो भी तेज तर्रार। आज ममता बनर्जी जो बोलती हैं वो तेज तर्रार हैं, मतलब ऑपोजिशन की वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग वॉइसेस। ऐसे समय आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन की तरफ से भी डिमांड हो सकती है भाई कि लेट अस डिस्कस दिस, हम लोग इसको फिर से बात करें इस पे? आतमजीत सिंह साहब। देखिए आनंद वर्धन जी, हर चीज कनेक्टेड है, इसको पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। कुछ विषय हैं जो हम लोग रोज डिस्कस करते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो हम लोग शायद डिस्कस नहीं करते हैं, पर उनका कोरिलेशन इन डिसीजनिंग मेकिंग से रहता है। अब जो हम चीजें डिस्कस करते हैं वो मैं संक्षेप में बताकर उन चीजों पे आऊंगा जो हम लोग शायद कभी डिस्कस नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से हमें जब ये आदेश मिला इलेक्शन कमीशन का कल, तो हम लोग थोड़े से भौचक्के भी रह गए, पर उसका कहीं ना कहीं लिंक हमारे रोज के डिस्कशन से भी है। आपने कहा कि हमारे देश के 3 पिलर है डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। मीडिया का क्या हाल है? गोदी मीडिया आप जानते हैं कि 90% जो डिबेट्स होती हैं रात को 8 बजे के बाद, वो या तो बीजेपी के प्रवक्ता चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपोजिशन को टाइम दे रहे हैं, हमें अपनी बात कहने का मौका दीजिए। तो उसमें क्या करते हैं, उनको दोनों को लड़ाया जाता है, उसमें एक की आवाज म्यूट कर दी जाती है और दूसरी आवाज बुलंद हो जाती है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया कि मीडिया कैसे काम करती है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे। जिस तरीके से पार्लियामेंट फंक्शन हो रही है, जब अदानी साहब के मुद्दे पे सवाल पूछे जाते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की जाती है तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, जब क्वेश्चन आवर में सोशल जस्टिस की बात होती है तो वो कहते हैं कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि पार्लियामेंट को एक इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का। उस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की ने ये कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट और सीईसी की अपॉइंटमेंट और इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उसमें ऑपोजिशन लीडर की पार्टी के सदस्य भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ऐसा ही कुछ सीवीसी की
और सीबीआई के डायरेक्टर में आपको याद होगा जब लड़ाई हो गई थी अस्थाना साहब की आलोक वर्मा साहब से, तो वहां भी कहा गया कि चीफ जस्टिस की इंटरवेंशन होगी। ये जब इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, सीवीसी, इन इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंटली कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट रहेंगे, इनका इंडिपेंडेंट बजट होगा, तो देश में जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े शौक से कहते हैं, तो वहां पे जो पार्लियामेंट जब फंक्शनिंग होती है तो जो सेक्रेटरीट्स हैं हमारे राज्यसभा के और लोकसभा के, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन क्यों नहीं कर रहे? आपको याद होगा शंकर दयाल शर्मा के समय में राज्यसभा के एक आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था सेक्रेटरीट में, तो बहुत हल्ला मच गया था ऑपोजिशन का कि आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो सेंट्रल कार्डर के अपॉइंट नहीं किए जाने चाहिए सेक्रेटरीट में। फास्ट फॉरवर्ड 2023, सारा सेक्रेटरीट जो है वो ऑल इंडिया आईएएस ऑफिसर्स का है। ऑल इंडिया ऑफिसर्स की नॉमिनेशन पे सेक्रेटरीट अपॉइंट होता है, प्राइवेट मेंबर्स बिल लाए जाते हैं, सेक्रेटरीट का काम है प्राइवेट मेंबर्स बिल में असिस्ट करना, उनको बिल को टेबल कराना, उस पर डिस्कशन कराना, वो उनको टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनको नलिफाई कर देते हैं, वो डिस्कशन में आने ही नहीं देते, ऑन बोर्ड आने नहीं देते। ऐसा लगता है ये सरकार गूंगी भी है, बहरी भी है और बोलना भी नहीं चाहती है, वो सिर्फ अपना काम करना चाहती है, वो अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट को प्रमोट करना चाहती है, चाहे वो अदानी अंबानी हो, वो अपने आंकड़े देती है, जैसे कि कहती है पीएम आवास योजना में हमने 11 करोड़ मकान बना दिए, जल शक्ति योजना में हम 11 करोड़ कनेक्शन दे रहे हैं, और उसमें एक कैविएट भी होता है, वो कैविएट ये होता है कि इसमें 60% जो बेनिफिट है वो किसको मिल रहा है, वो शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिल रहा है, वो दलित आदिवासी समाज के लोगों को मिल रहा है। हम उस पर एक सोशल इंजीनियरिंग जो हम कर रहे हैं उस पर हम उसका एक दिवस मनाएंगे, उसका वीक मनाएंगे और अपने वोट बैंक को सशक्त करेंगे। अब जब ऑपोजिशन इकट्ठी होती है वो पूछती है कि 95% केसेस सीबीआई के जो चार्जशीटें फाइल होती हैं वो ऑपोजिशन मेंबर्स पे क्यों होती है। जब वो सवाल पूछती है कि अदानी पे जेपीसी बननी चाहिए, वो अदानी पे जेपीसी क्यों नहीं बनती है। जब वो सवाल पूछती है कि अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा दीजिए, जब वो सवाल पूछती है कि सोशल जस्टिस का आंकड़ा दीजिए, जब वो सवाल पूछती है कि जीडीपी का आंकड़ा दीजिए, 45 लाख करोड़ का बजट 1 मिनट में पास कर दिया जाता है हफड़ा दफड़ी में। वो 45 लाख के करोड़ के बजट पे, फाइनेंस बिल पे सबसे ज्यादा हल्ला कौन मचाता है? ट्रेजरी बेंच के लोग। ट्रेजरी बेंच के लोग, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्रेटरीट बनाया गया है, सीबीआई बनाई गई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाई गई है। जितने भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ध्वस्त करने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। तो हम लोगों को हैरान या अचरज नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब अगली अपॉइंटमेंट होगी तो देखेंगे, एक्सटेंशन दे दे के लोगों को एसबीआई बैंक का चेयरमैन बनाया जाता है। एसबीआई बैंक कहती है दीजिए 1 बिलियन हम लोग फंड जो है अपना लाइन ऑफ क्रेडिट जो है अदानी को दे देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के आदमी कमिश्नर को जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को उसको एक्सटेंशन दे दी जाती है, वो कहते हैं जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदानी साहब जब भी आएंगे हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के आदमी को एक्सटेंशन दे दिया जाता है, वो कहते हैं बताइए जनाब किस पे रेट डालनी है। अब जब ऑपोजिशन खड़ी होती है और हमारे लोकतंत्र के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा, इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा वो जीत के जब वो स्टेट असेंबली करती है तो वहां किया जाता है फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज कौन करता है? गवर्नर्स। और गवर्नर्स को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। केरला का केस ले लीजिए, महाराष्ट्र का केस ले लीजिए, उत्तराखंड का केस ले लीजिए, किसी भी स्टेट का केस ले लीजिए, गवर्नर्स इंटरवीन कर रहे हैं यूजीसी की अपॉइंटमेंट्स में, यूनिवर्सिटी की अपॉइंटमेंट्स में, काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। चंद्रशेखर राव ने कहा हमने 11 बिल पास करके स्टेट असेंबली से गवर्नर साहब को भेजे हुए हैं। गवर्नर साहब 6 महीने से पे बैठे हुए, साइन नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बीआरएस को नेशनल स्टेटस क्यों दिया जाएगा जब उनकी स्टेट असेंबली को ही काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये आंकड़े जो दिए जाते हैं कि इनका परसेंटेज वोट 1% है, मेघालय में इतना है, उसमें इतना है, स्टेट में तो ये लोग स्टेट लेवल पार्टीज रहेंगी, नेशनल लेवल पार्टीज का उनके ऊपर कोई वो नहीं बनता है। तो इसमें हम लोग को अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो देश को के संविधान के प्रति समर्पित हैं, जो देश के संविधान की बात करते हैं, जो इस देश की राजनीति की बात करते हैं, उनको पता है कि संविधान को चैलेंज किया जा रहा है। जहां ये इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद 800 सीटें डिलिमिटेशन में लाके ये बिल्कुल आपकी वॉइस को मल कर देंगे। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये अपनी नई पार्लियामेंट तो बना ही चुके हैं, आपको पता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हुआ है। और नया संविधान आएगा, नया संविधान की नई प्रेरणा आएगी, नई प्रेरणा के नए स्रोत होंगे। तो इलेक्शन कमीशन हो या ना हो, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करती ही नहीं। जब इसने जुडिशरी की रिस्पेक्ट नहीं की, जब इसने एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट कौन करता है? हम लोग करते हैं। उन एग्जीक्यूटिव्स को लेजिस्लेचर कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। और उस लेजिस्लेचर से हम सवाल नहीं पूछ सकते कि आपने ये डिमोनेटाइजेशन की, आपने ये
जीएसटी इंप्लीमेंट की, आपने ये रूल्स बनाए, इनके रूल्स जो हैं वो आज पब्लिक पे भारी पड़ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। तो उनके जवाब देने की बजाय सेक्रेटेरिएट का इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनके अपोजिशन के एमपीज एमएलए वहां बोल ही ना पाए, और जब उनको बोलने नहीं दिया जाएगा तो वो स्टेट लेवल पे हैं या सेंट्रल लेवल पे हैं या उनका नाम 16 में ईवीएम में किस नंबर पे आता है, ये बातें बेईमानी हो जाती हैं। अगर पब्लिक शांत रहेगी तो इस देश की संसद तो आवारा हो ही चुकी है, और अगर सड़क पे निकलेगी नहीं तो संसद तो आवारा रहेगी। इस संसद को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए यहाँ के लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, वोटरों को यह समझाना पड़ेगा कि अगर आज 2024 में आपने मोदी सरकार को फिर से जिताया तो जाहिर सी बात है कि जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा है, जो जवाबदेही हम लोग और आप लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अब आईटी एक्ट 69A में अमेंडमेंट्स आ जाएंगी, उसमें यही मुद्दई होंगे और यही आपके जज होंगे और यही एग्जीक्यूशनर होंगे। भाई वो कहते हैं कि हमने आपको बैन कर दिया, आप कोर्ट में जाके प्रूव कीजिए कि आपको बैन क्यों नहीं करने दिया जाना चाहिए। कितने लोग कोर्ट में प्रूव कर लेंगे, क्योंकि जज भी इनके, फोर्स भी इनकी, बैन भी करने वाले ही आपको। तो ये सोशल मीडिया चैनल भी 2024 के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पे भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। ठीक है। मैं एजे सिंह साहब दो चीजें और बता दूं। आपने एक्सटेंशन कहा, एलआईसी के वो भाई साहब जो है सुरेश कुमार साहब, अगर मैं गलत नहीं, वो तीसरे एक्सटेंशन पे हैं और उन्होंने फिर पैसा वो कर दिया, क्योंकि उनका एक्सटेंशन शायद मई में खत्म हो रहा है, अप्रैल या मई में, 23 अप्रैल या 23 मई को खत्म हो रहा है। उन्होंने फिर पैसा लगा दिया है अडानी में। और एक चीज और मैं बातचीत जी, राउंड ट्रिपिंग पर कोई बात नहीं कर रहा है। और नहीं, मैं एक चीज और बता दूं। आप केसीआर की कह रहे हैं, तमिलनाडु में 14 बिल उनके रवि साहब के पास पड़े हैं, उनकी विधानसभा रिजॉल्व कर रही है, विधानसभा पारित कर रही है रेजोल्यूशन, और कि यूनियन गवर्नमेंट, और वो एक समयबद्ध उसमें इनको भाई पास करिए, आप अपनी स्वीकृति दीजिए, नहीं दे रहे हैं। और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके गवर्नर साहब कह रहे हैं कि अगर डिसेंट लैंग्वेज में रिजेक्ट नहीं किया जाता है, विदहोल्ड किया जाता है। ये वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कह रहे हैं भाई कि डिसेंट लैंग्वेज, यूजिंग द वर्ड इन अ डिसेंट लैंग्वेज, वी डोंट रिजेक्ट, वी विदहोल्ड। मैं लक्ष्मण यादव साहब आपके पास आ रहा हूं, एक और बहुत भयावह, इसमें छोटी सी चीज, इस छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। नंदनी और अमूल का जो आपने कर्नाटका में देखा, अमूल गुजरात कोऑपरेटिव है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पनपते हुए भी आज 60-70 साल हो गए हैं। नंदनी को क्रिटिसाइज किस बात पे किया जा रहा है कि 6 रुपए सब्सिडी पर लीटर किसान को कर्नाटका की सरकार दे रही है। वो कहते हैं कि ये जो है ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं क्योंकि वहां के किसानों को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। आपने देखा कि हमारी प्रोडक्शन, आपने प्रोग्राम किया था, हमारी प्रोडक्शन जो दूध की है वो कहां से कहां पहुंच गई, क्योंकि उसमें डिजीज भी, लंपन डिजीज भी आ गई थी, और लॉकडाउन में किसानों को 20 रुपए लीटर भी नहीं मिल रहा था। अगर 5 रुपए को स्टेट अपने किसान को देकर उस कोऑपरेटिव को खड़ा करके आज उनकी जो 84 लाख पर डे कैपेसिटी के वो आ गए हैं, तो बजाय उनको प्रमोट करने के आप उनका कंपटीशन खड़ा कर रहे हैं कि गुजरात फेडरेशन ही वहां पर माल बेचेगी, नंदनी को माल बेचने का कोई अधिकार नहीं है या उनको सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। तो इस तरीके की जब कॉन्वर्सेशंस होती हैं, इस तरीके के जब आकलन किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस देश में एक थर्ड फोर्स है जो इस देश को चला रही है, आप और हम नहीं चला रहे। एक आपको स्टैटिस्टिक्स बता दूं, जो एनपीपी, जो हमारी मतलब पांचवी या छठी जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी बहुत दिनों से है, संगमा साहब के लड़के वाली, उसको कुल वोट 2019 के इलेक्शन में कुल वोट 4,25,986 मिले थे, 4,25,986। वोट परसेंटेज था 0.07%। वो राष्ट्रीय पार्टी है। और जो हमारी वोट के हिसाब से 3 नंबर की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, 2,49,00,000, 4.06% वोट, 22 एमपी, उनके पास 1 एमपी, वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपका अगर लॉपसाइडेड है तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। इसको मैं एजे सिंह साहब आपसे बहुत ही संक्षेप में क्लोजिंग ये चाह रहा हूं कि आप क्लोज इसको करें बहुत संक्षेप में। जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इस देश में जितने केसेस चल रहे हैं उसमें करीब 4.5 लाख लोग जो हैं, तिहाड़ में भी, मैं आप जितने भी जेलें हैं, 4.5 लाख लोगों पे अंडर ट्रायल्स हैं जिनको बेल नहीं मिलती है और वो जेल में बंद हैं। और आप ही ने जिक्र किया कि आशीष जो ये थे आपके होम मिनिस्टर के बेटे टेनी मिश्रा के, उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बेल दे दी है।
ये कह के एंटिसिपेटरी कि उनकी पहले बिल रिजेक्ट करी थी, हाई कोर्ट ने दे दी थी इलाहाबाद, सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गई थी कि वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, और 2 विटनेसेस पे दिन दहाड़े अटैक भी हुए थे, उनके सर भी फाड़े गए थे। और अब उनको इंटरिम बेल दे दी गई है एक्सपेरिमेंट तौर पे कि देखने के लिए, अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट उसमें, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें वो कोई उनको कॉम्पनसेशन करेगी जो 8 लोग मर गए, चाहे वो किसी भी तरफ के हों। 4 किसानों पे गाड़ी चढ़ा के और 4 खुद के आदमी मरवा के, अब कहते हैं 5 साल ट्रायल चलेगा, तो 5 साल ट्रायल के लिए क्या 1 साल? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके की जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं और इस तरीके से न्यायपालिका काम कर रही है एक्सपेरिमेंट के तौर पे, और उसी एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये सरकार काम कर रही है कि एक मौका मोदी जी को और दिया जाए, और जब अरुणाचल प्रदेश हमारे होम मिनिस्टर जाते हैं तो उनकी ऑफिशियल चाइनीज ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि वो होम मिनिस्टर को अरुणाचल प्रदेश में नहीं आना चाहिए, जो कि भारत का अभिन्न भाग है। तो अगर हमारे ऑपोजिशन एमपीज इस बात को, चाइना के मुद्दे को, चाइना के क्राइसिस को अगर डिस्कस करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, तो उनके माइक क्यों बंद कर दिए जाते हैं? और जब अमित शाह वहां होम मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां जाते हैं, तो जब चाइनीज इन्वॉय उस बात पे ऐतराज जताते हैं, तो फिर ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या करेगी? इसका मतलब है कि देश में आप पहले ही विभाजन करके बैठे हैं कि बाहर के लोग आए और आपका फायदा उठा के चले जाएं, और देश की ऑपोजिशन यही कर रही है कि हम देश के हित में काम करना चाहते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें आप पावर में होते हैं और उस पावर को आप वापस देते हैं, ताकि हमने काम करके 10 साल दिखाया, ये हमने ट्रांसफर ऑफ पावर दी, अब आप देखिए कि आप उस पर आगे क्या करेंगे। वो ट्रांसफर ऑफ पावर का जो प्रोसीजर है हमारे लेजिस्लेचर में, हमारी डेमोक्रेसी में, उसके तार-तार कर दिए गए। अब ये कह दिया गया कि हम आ गए हैं तो अगले 25 साल हम आपको आने नहीं देंगे। अरे कोई राजा की गद्दी है क्या कि आप तलवार लेंगे और सर कलम कर देंगे? तो बात यहाँ पे तो यही चीज है कि लोगों को जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि बीजेपी सरकार कैसे चला रही है और उनकी जो मंशा है वो इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश के संस्थाओं को, इस देश की पार्लियामेंट को वो ओवरटेक करना चाहती है, और उसके बाद हमारे और आपके हक नहीं बचेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात का समापन